पेन है रखा करिए, ताकि बेटा कोई भी अगर हमने हिंट लिखना है, कोई बात हमने लिखनी है, नोट करनी है, कई बार कोई स्पेशल पॉइंट होता है, तो वी शुड बी इन ए पोजीशन टू राइट दैट पॉइंट सेपरेटली बेटा। सो हम बेटे बात करने वाले थे वेट की डिटर्मिनेशन हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस प्रेफरेबली यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेटा। वेट बेटा जैसे आप अपनी लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ते आए हैं, वेट जो है इट इज बेसिकली बेटा इट इज द फोर्स with which an object is attracted towards the center of the earth बेटे। कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ जिस फोर्स के साथ अट्रैक्टेड रहता है दैट वी टर्म एज वेट, और वेट एब्सोल्युटली आपका m इंटू जी के बराबर हुआ करता है। एंड बेटे व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिट्स बेटा वी विल बी सीइंग दैट वेट आपका जो है ये न्यूटन में आप मेजर किया करते हो, ये आपका बेटे वेट के मेजरमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई सिस्टम में बेटा। अब बेटे फर्दर मोर वेट के मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास टेक्निक कौन सा है, डिवाइस कौन सा है, वी मेक यूज ऑफ बेटा स्प्रिंग बैलेंस बेटा। स्प्रिंग बैलेंस कैसी चीज है और कैसे हम इसको बेटा यूज कर सकते हैं। स्प्रिंग बैलेंस लेबोरेटरी में शायद आपने 9th स्टैंडर्ड में देखा हो, आपको लेबोरेटरी में जब लेके जाते थे तो ये कुछ इस तरीके का बेटा सेटअप होता है। मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे आपको एक हैंडल लगा रहता है और यहाँ इसके अंदर एक बेटे फाइन स्प्रिंग लगा होता है, दिस स्प्रिंग, और स्प्रिंग के साथ नीचे लोअर पार्ट में एक हुक लगा रहता है। आप इस हुक को यहाँ पे बेटा रिक्वायर्ड जो आपने मेजरमेंट करना है वेट का वो यहाँ पे अटैच कर देते हैं, और यहाँ पे बेटे दोनों तरफ जो स्केल है इसके ऊपर मार्किंग्स होती हैं। यहाँ पे एक स्केल के ऊपर आपका न्यूटन में वेट होता है, एक स्केल के ऊपर आपका केजी में मास होता है। दोनों स्केल्स बेटे कैलिब्रेट की हुई होती हैं, तो यहाँ पे आपका एक पॉइंटर लगा रहता है ऐसे, जो वेट को या मास को जो भी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं इंडिकेट कर देता है। अब बेटे एक्चुअल सेंस में ये वर्क कैसे करेगा, हम किस तरीके से स्प्रिंग बैलेंस को यूज करके वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो वर्कआउट कर पाएंगे। इसमें सबसे पहले आप अपना कोई नोन वेट अटैच कर देते हो, जिस चीज का वेट आपको ऑलरेडी पता है आपने उसको यहाँ पे हुक के साथ अटैच किया, और आपका पॉइंटर बेटे जो है ये कोई आपको पॉइंट पे इंडिकेशन कर देगा कि इतना इसका वेट है। अभी हमने मार्किंग नहीं की स्केल के ऊपर, जब ये इंडिकेशन कर देगा तो आप उस हिसाब से अपने स्केल को कैलिब्रेट कर लेते हो, रीओरिएंट कर लेते हो। वंस द स्केल इज कैलिब्रेटेड फिर आप यहाँ पर अननोन वेट जो है बेटे वो डाल के उसका वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर चिल्ड्रन मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार सारे स्टेप्स ध्यान से सुन लीजिएगा। आपका स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है जैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ के आपको बताया है। ये आपको पकड़ने के लिए हैंडल होता है, इसके अंदर एक ऐसे फाइन स्प्रिंग लगा रहता है, और ये नॉब है, हुक है अननोन वेट फाइंड आउट करने के लिए। और फर्दर मोर दोनों तरफ दो स्केल्स लगी रहती हैं, दोनों ही स्केल्स कैलिब्रेटेड स्केल्स होती हैं। आपने सबसे पहले नोन वेट इसके हुक के साथ अटैच किया, वंस यू कनेक्ट द नोन वेट आपका पॉइंटर कोई ना कोई रीडिंग इंडिकेट करेगा, बिकॉज आपको पता है कि आपके ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। उस हिसाब से आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मार्किंग्स कर लोगे, कैलिब्रेट कर लोगे इसको बेटा, और उसको कैलिब्रेट करने के बाद आप फिर क्या करोगे, अननोन वेट अटैच कर दोगे। दो स्टेप्स हैं, मैं लिख देता हूं। सो सबसे पहले आप बेटा जो है आपका नॉन वेट आप इसको अटैच करोगे, एंड उसके बाद आप अपने स्केल को कैलिब्रेट कर लोगे,
एंड तीसरे स्टेप में आप अननोन वेट अटैच करोगे और चौथे स्टेप में आपने अननोन वेट को बेटा फाइंड आउट कर लिया। रीडिंग आपको अननोन वेट की जो है ये मिल गई बेटा। तो ये बेटे 2-3 स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को अडॉप्ट करके आप अपना अननोन वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेटे डियर चिल्ड्रन, मैं रिपीट कर देता हूँ, बच्चे अभी एंटर कर रहे थे क्लास में। वेट is nothing but the force with which an object is attracted towards the center of the earth। और ये न्यूटन में मेजर किया जाता है बिकॉज हमने फोर्स बोला इसको मेजर करने के लिए हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस नाम का बेटा डिवाइस है। और स्प्रिंग बैलेंस के अंदर एक फाइन स्प्रिंग लगा रहता है, एक हुक लगी रहती है, ये हैंडल है, 2 स्केल्स हैं, दोनों कैलिब्रेटेड स्केल्स होती हैं। पहले स्टेप में आपने अपना अननोन वेट जो है ये बेटे फाइंड आउट नहीं कर सकते आप पहले अपना नोन वेट जो है वो अटैच करोगे बेटा। वंस यू अटैच द नोन वेट आप अपने स्केल को कैलिब्रेट कर लेंगे। आफ्टर कैलिब्रेटिंग द स्केल आप अपना अननोन वेट अटैच करके बेटे उसको भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो दैट वाज बेटे समथिंग रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द वेट यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस बेटा। इसके बाद बेटे मेरे पास बात आ जाती है टाइम मेजरमेंट कैसे किया जाता है। टाइम मेजरमेंट के लिए हमारे पास बेटे कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं ये अवेलेबल हैं और हम कैसे ये सारा बेटा डिस्कस कर सकते हैं। लेट अस फोकस अपॉन दिस बेटा, टाइम मेजरमेंट। दिस इज प्रोबेबली द लास्ट मेथड इन ऑर्डर टू डिटरमिन द डिस्टेंसेस बेटा। टाइम मेजरमेंट बेटे, टाइम मेजरमेंट में आपके पास जो रेगुलर इंटरवल्स पे इवेंट्स रिपीट होते हैं आप उसको एज ए बेसिस फॉर द टाइम मेजरमेंट यूज कर सकते हो। जितने भी फिनोमिना नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, रेपिटेशन अपना रेगुलर एंड एग्जैक्ट टाइम इंटरवल के बाद करते रहते हैं, आप उन सब फिनोमिना को टाइम मेजरमेंट का बेस जो है वो ले सकते हैं। So I can just say that beta all the phenomena or events which repeat in regular time intervals can be taken as the basis for time measurement। और बेटे इसमें अगर बात करें प्रोमिनेंटली तो आपका अर्थ का जो रोटेशन है, रोटेशन ऑफ अर्थ about its own axis। आप जानते हैं अर्थ अपने एक्सिस के राउंड अबाउट बेटा फिक्स्ड टाइम इंटरवल में रोटेट कर जाया करती है। 24 आवर्स का जो टाइम इंटरवल है अर्थ का रहता है। आप इस टाइम को अपने बाकी के इंटरवल्स जो हैं, बाकी के जो इवेंट्स हैं उनको मेजरमेंट करने के लिए इसको एज बेस ले सकते हो। मतलब आप इन टर्म्स में बाकी का टाइम मेजर कर सकते हो कि आपका जो है अर्थ अपने ही एक्सिस के राउंड अबाउट 24 आवर्स का टाइम ले रहा है, ये इवेंट आपका रेगुलर टाइम इंटरवल्स में रिपीट हो रहा है, यू कैन टेक दिस एज द बेसिस ऑफ टाइम। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि कई बार हमें बड़े शॉर्ट इंटरवल्स को मेजर करना पड़ता है, तो वहां पे अननेसेसरी फ्रैक्शंस आएंगी पहली बात। और सेकेंडली बेटा आपका जो अर्थ है अपने एक्सिस के राउंड अबाउट 24 आवर्स का टाइम लेता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टाइम इंटरवल बेटा काफी लॉन्ग टाइम के लिए, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए नहीं बदलेगा। लेकिन फिर भी बेटा ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द सोलर सिस्टम मे बी माइन्यूट और माइनर चेंज मे बी देयर विच may go unnoticed to the otherwise observer। So इसको हम बेटे इसलिए
जनरली बाकी के इवेंट्स को मेजर करने का बेसिस नहीं लेते हैं। ले सकते हैं बिकॉज इवेंट आपका प्रॉपर टाइम इंटरवल्स के बाद रिपीट हो रहा है, लेकिन लिमिटेशन क्या है कि अगर आप अपने बेटा हाँ मैं बता देता हूँ बेटा, इसमें आपका जो स्मॉल इवेंट्स को मेजर करने के लिए अननेसेसरी फ्रैक्शंस आ जाएंगे। हम फ्रैक्शंस को हैंडल करना मतलब जो है दैट विल बिकम बिट प्रॉब्लमेटिक। और साथ ही साथ आपका जो टाइम इंटरवल है, जब सोलर सिस्टम में किसी तरीके की डिस्टर्बेंस हो जाती है, बाय वेरी 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 स्मॉल इंटरवल ये चेंज हो सकता है और वो चेंज हमें अननोटिस्ड जो है वो रह सकता है। तो जैसे आप कह रहे थे कि स्प्रिंग बैलेंस में 4 पॉइंट्स कौन थे कोई पॉइंट्स नहीं थे बेटा, वो सिर्फ मैंने आपको सिस्टमेटिकली बताया था कि आपको वेट कैसे फाइंड आउट करना है। पहला केस आपको बताया था, आप अपना नोन वेट अटैच कर लीजिए। दूसरे पॉइंट में आपको बताया था स्केल को कैलिब्रेट कर लीजिए। तीसरे पॉइंट में बताया था आप अपना अननोन वेट अटैच कर लीजिए। और चौथे केस में आप अपना पॉइंटर नोट कर लो कहाँ पे रीडिंग इंडिकेट कर रहा है, दैट विल गिव यू द वेट। राइट बेटा। सेकंड पॉइंट बेटे इस केस में है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। अर्थ बेटे ये सन है, सन के राउंड अबाउट रिवॉल्व करती रहती है और ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में बेटे रिवॉल्व करती है। टाइम 365 ईयर्स का ये लेती है। अगर आप लीप ईयर भी कंसिडर कर लो तो 365.25 ईयर्स का टाइम इंटरवल जो है आपका अर्थ ले लेता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वन सर्कुलर ट्रैक बेटा। इसको भी आप बेटे बाकी के इवेंट्स जो हैं उनको मेजर करने के लिए एज ए बेसिस फॉर द टाइम मेजरमेंट ले सकते हैं। लेकिन बेटे डियर चिल्ड्रन प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे यहाँ पे हम इसको बेस लेते क्यों नहीं है? फिर एलिप्टिकल ऑर्बिट है बेटा, अगर हमारे सोलर सिस्टम में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट का पाथ जो है इट मे चेंज, जिसकी वजह से बेटा आपका जो टाइम टेकन बाय द अर्थ है इसमें थोड़ा बहुत बेटे माइनर चेंज अगर आएगा तो we may not be able to cope up with that change. So that's why बेटे we don't take it as the basis for the time measurement. तीसरी बात है बेटा, हम बेटे हमारा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इनके डिके का जो टाइम है उसको बेसिस ऑफ द टाइम मेजरमेंट ले सकते हैं। थर्ड है बेटा डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बेटा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बेटा जैसे आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस की आप बात किया करते थे लोअर क्लासेस में, आपने थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा होगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बेटा इनका जो टाइम पीरियड है, इनका जो लाइफ टाइम है 10⁻⁻³ सेकेंड्स के ऑर्डर का होता है। हाँ 365 बेटे डेज आएगा यहाँ पे, लेट मी री राइट इट बेटा। तो 365 डेज का टाइम आएगा, ईयर्स का नहीं आएगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बेटे जो हैं ये इतने शॉर्ट इंटरवल के लिए बेटे एग्जिस्ट करते हैं, फिर इनका एग्जिस्टेंस जो है दैट कम्स टू एन एंड। एग्जिस्टेंस कम्स टू एन एंड का मतलब क्या हुआ, ये अपना नेचर बदल देते हैं। आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आपने वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस में किया भी था। आपके पास एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का हाफ लाइफ टाइम अप्रोक्सीमेटली 12 मिनट्स का है और उसके बाद वो फटाफट प्रोटॉन में बदल जाता है और प्रोटॉन के साथ बीटा पार्टिकल, एंटी न्यूट्रिनो और एनर्जी निकल जाया करती है। सो डियर चिल्ड्रन, मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहता था कि अगर आपको बड़े ही छोटे टाइम इंटरवल्स को मेजर करना है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो इतने टाइम के लिए इस ऑर्डर का उनका टाइम इंटरवल होता है लाइफ टाइम का,
आप इसको एज ए बेसिस फॉर द टाइम मेजरमेंट ले सकते हो। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिके हो रहा है, आपका एक हैवी न्यूक्लियस लाइट न्यूक्लियाई में बदल रहा है, साथ में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अमिट कर रहा है। अगर कंडीशंस बदल जाएं, टेम्परेचर बदल जाए, प्रेशर बदल जाए या और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में चेंज आ जाए, तो लाइकली कि इसके टाइम इंटरवल में भी चेंज आना आप नोटिस कर पाएंगे। तो दैट इज वाई कि आप इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं। जब कंडीशंस बदलेंगी तो मे बी यहाँ पे चेंज एक्सपेक्टेड है। सो दैट्स वाई वी कांट टेक इट एज द बेसिस फॉर द टाइम मेजरमेंट आल्सो बेटे। अब बेटे बात आ जाती है हमारा एसी सप्लाई जो है, इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस की बात कर लें बेटा। इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस क्यों लिख दिया मैंने, क्या इसका यूज है? हमारा हाउस होल्ड सप्लाई जो है, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है, ये बेटे 50 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी होता है। और अगर फ्रीक्वेंसी इसका 50 हर्ट्ज है, हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज है, तो टाइम पीरियड कॉरस्पॉन्डिंगली 1/50 सेकेंड्स आ जाएगा। और ये आ जाएगा आपके पास 0.0 एंड 2 सेकेंड्स बेटे। ये आपको जो है टाइम इंटरवल यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप ऐसे कर सकते हो बेटा, इसको 1/5 10⁻⁻1 लिख लीजिए। और आपके पास 1/5 बेटे 0.2 होता है, 10⁻⁻1 0.02 सेकेंड्स आप लिख सकते हैं। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो, अदरवाइज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एसी सप्लाई आपकी जो घर में चल रही है उसका टाइम पीरियड इतना है। इस सप्लाई पे आप अगर सिंक्रोनाइज करके कोई भी डिवाइस ऑपरेट करते हो तो उसकी ऑसिलेशंस और कॉरस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड आप इसको एज ए बेसिस फॉर द टाइम मेजरमेंट ले सकते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, आपने इंडिया में सप्लाई 50 हर्ट्ज पे रखा हुआ है, कुछ कंट्रीज ने 60 हर्ट्ज पे रखा हुआ है। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप 50 हर्ट्ज को भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। आपका जो पावर हाउस है, जिस जगह पर आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, वहां पे बड़े बड़े टरबाइन लगे हुए हैं, जनरेटर्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो वहां पे कई बार फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ना रहकर थोड़ा बहुत माइन्यूट उसमें चेंज नोटिस किया जाता है। तो अगर आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा तो जिस चीज को आप अपना टाइम मेजरमेंट का बेसिस बना रहे हो वही बदल जाएगा, तो आपको करेक्ट रीडिंग जो है वो नहीं मिल पाएगा। सो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट इवन यूज दिस एज द बेसिस फॉर द टाइम मेजरमेंट बेटा। इसके बाद 5th पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशंस बेटा। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशंस बेटे, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशंस बेटे वैक्यूम ट्यूब्स की अगर बात करें, वैक्यूम ट्यूब्स या अदर आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इसमें बेटे आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप नोटिस करते हो। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है टाइम पीरियड जो है इट विल बिकम लो टाइम पीरियड, और टाइम इज इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी। तो जब आप वैक्यूम ट्यूब्स की बात करोगे उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपकी वेव्स निकलेंगी, हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स निकलेंगी। या मैं ये छोड़ दीजिए, आप ये भी मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। आजकल मोबाइल फोन सबके हाथ में है। मोबाइल फोन आपका जो है ये 900 मेगाहर्ट्ज इसकी स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी रेंज है। 900 मेगाहर्ट्ज, 900 को 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी लगभग इतनी होती है। तो टाइम पीरियड आप अच्छे से इमेजिन कर लीजिए, 1/900 इंटू 10⁻6, तो 1/9 इंटू 10⁻⁻8 बड़ा छोटा रह जाएगा।
तो उसको आप बेटे टाइम मेजरमेंट का बेसिस ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो रही हैं, ये बेटा इनका फ्रीक्वेंसी बदल सकता है अंडर द डिफरेंट कंडीशंस, इसलिए आप इसको भी टाइम मेजरमेंट का बेसिस नहीं लेना चाहिए आपको। तो फिर बचा क्या, आपके पास सीजियम क्लॉक्स बच गए, सीजियम 133, आपको याद होगा 1 सेकंड हमने डिफाइन किया था। एटॉमिक क्लॉक्स जो हैं आपके, एटॉमिक क्लॉक्स ये सारे के सारे सीजियम 133 के वो जो 2 हाइपर फाइन लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, उन लेवल्स के कुछ जो आपका इंटरवल है उसको आपने 9, 196, 31, 773 से मल्टीप्लाई किया था। सो ये बेटा अंडर डिफरेंट कंडीशंस नहीं बदलता है, सेम रहता है, और इसके ऊपर टाइम का, टेम्परेचर का, किसी चीज का भी इफेक्ट नहीं होता है। सो दैट इज वाई बेटा वी टेक दिस एज द बेसिस फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टाइम इंटरवल्स बेटा। सो ये आपका कुछ बेटा बेसिक सा डिस्कशन था regarding the devices which you can adopt for the measurement of the time intervals बेटा। So I hope ये आपका बेटे एक्सटेंसिव सा स्टडी है, इसमें कोई ज़्यादा पर्टिकुलर फोकस की ज़रूरत नहीं होती। आप सारे बच्चे एक बार ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स आपकी बुक के ऊपर भी लिखे होंगे, इनको एक बार बेटा एक्सटेंसिवली पढ़ लेना, और इनको वैसे एग्ज़ाम में कम पूछा जाता है, मैं ये तो नहीं गारंटी देता कि कोई पूछेगा नहीं, दिस इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज। इनको जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको बेटा किसी भी तरीके की आगे वाले कंसेप्ट को समझने में परेशानी ना आए बेटा। सो लेट अस बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शिफ्ट टू द न्यू टॉपिक। अवर डायमेंशंस क्या होती हैं, एंड हमारा रियल टॉपिक ही ये है, यहाँ से हमारा जो है बेसिक स्टडी स्टार्ट हो जाया करता है। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म डायमेंशंस, what is dimensional formula and what is our dimensional equation बेटे। आइए कंसंट्रेट करें बेटा, डायमेंशंस क्या है। डायमेंशंस बेटे, इमेजिन करिए मेरे पास ये बेटे एक ये चौक का बॉक्स आपको दिखा सकता हूं मैं, ये क्यूब की शेप का है, इसका देखिए कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेड्थ है, और कुछ इसका हाइट भी है। दिस इज द हाइट, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेड्थ बेटा। इसको मैं अगर लेंथ को, हाइट को और इसकी जो ब्रेड्थ है इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। अब वॉल्यूम में इसकी लेंथ भी इन्वॉल्व है, ब्रेड्थ भी इन्वॉल्व है, हाइट भी इन्वॉल्व है। मतलब आप जब इनको लेंथ को, ब्रेड्थ को और हाइट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपकी लेंथ 3 बार आ गई है। एग्जैक्ट मैं लेंथ नहीं कहना चाहता, डिस्टेंस 3 बार आ गया है। लेंथ भी डिस्टेंस है, ब्रेड्थ भी डिस्टेंस है, हाइट भी तो एक डिस्टेंस ही है ना बेटा। तो आपका डिस्टेंस या लेंथ कह लीजिए आप, लूजली स्पीकिंग, 3 बार आपका आ गया है। ये जो मैंने बोला है 3 बार, 3 टाइम्स, ये जो पावर 3 बोली है, दिस इज कॉल्ड डायमेंशन। मैं फिर से समझाऊंगा आपको, फिर से ध्यान दीजिएगा। डायमेंशंस मैं पहले डिफाइन कर लूं। डायमेंशंस आर डिफाइंड एज द powers to which fundamental physical quantities must be raised to represent a derived physical quantity बेटा। क्या लिख दिया बेटा इसमें, लेट अस फोकस वंस अगेन। फंडामेंटल हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वी जनरली टेक दीज एज लेंथ एंड मास एंड बेटा टाइम। इफ वी टॉक अबाउट लेंथ बेटा, लेंथ को आप बेटे कैपिटल एल इसके साथ डिनोट करोगे। व्हेन वी टॉक अबाउट मास, वी डिनोट इट बाय कैपिटल एम एंड टाइम बाय कैपिटल टी। एंड इफ वी फर्दर गो अहेड विद द डिस्कशन, अगर आप
एम्पियर की बात कर लोगे तो आप ए लिख लोगे, और कोई भी और आपकी जो एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं, आप उनका फर्स्ट लेटर को कैपिटल फॉर्म में लिख के यू कैन टेक इट एज द basis for that. Now focus upon the definition. Dimensions are the powers to which the fundamental physical quantities are raised. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. एरिया, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया. एरिया रेक्टेंगल का ले लो, किसी भी चीज का आप ले लो, रेक्टेंगल की बात कर लें तो इट विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ आपका डिस्टेंस है, इट इज हैविंग लेंथ 1 टाइम, और इसको बेटे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं. एंड फर्दर मोर टेम्परेचर का डायमेंशन बेटे आप केल्विन के लिख सकते हो, केल्विन यूनिट है, आपने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ. और ब्रेड्थ आपका जो है इट इज अगेन a sort of distance, and distance can be represented as simply the length. So we can say that L power 1, L power 1, when the two physical quantities are getting multiplied, their powers are added up. So we will say that we will have L raised to power 2. 1 पावर यहाँ पे लिखी नहीं होती, 1 पावर हम जनरली नहीं लिखते हैं, और ये 1 पावर दोनों आपकी ऐड हो रही हैं, और यू आर गेटिंग इट टू बी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है m0, m कोई बार भी नहीं आया, L2 आपका लेंथ या डिस्टेंस 2 बार इन्वॉल्व है, और टाइम t0, टाइम एक बार भी नहीं आया. सो इन दिस केस let me once again write the dimensions. अब इसमें अभी हम dimensions की बात करेंगे बेटा, तो we will say that the dimensions of mass, mass की कितनी dimensions हैं? 0. ये पावर को बोला था हमने dimensions. Dimensions are the powers, रब कर दिया मैंने, powers to which the fundamental physical quantities are raised. ये dimension mass की है, this is the dimension of length, and here it is the dimension of time. So dimensions of length, this is equal to 2. Simply powers को आप dimensions बोलोगे. Dimensions of your time, this is again बेटा 0. Directly इनका meaning ये है कि when you talk about the area of rectangle, triangle, any particular geometrical figure, then your mass will not be involved in that determination of the area, or it is involved 0 times. Your length is involved 2 times, and the time it is not at all involved in the derivation for your beta area. एक और एग्जांपल लूंगा बेटे, आपको और ज्यादा अच्छे से फिर पता चल जाएगा, समझ आ जाएगा. इमेजिन कर लीजिए, मैं बेटा डेंसिटी की बात कर लेता हूं. डेंसिटी जो है वी डिनोट इट बाय रो, और डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम हुआ करती है. मास को आप m0, लेट मी राइट विट इट एज m0 नहीं लिखेंगे, m आपका 1 नहीं रहेगा. वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट हो जाएगा, तो इट विल बी लेंथ इनटू breadth into height, it is there beta. So it will be m power 1, आपका 1 जनरली नहीं लिखते हैं, l पावर आपका 3 आ गया, it will be m1l minus 3, टाइम नहीं आ रहा बिल्कुल भी इसमें. So you will say that बेटे in this case आपकी जो dimensions of mass हैं, let me write in this part of the board. Dimensions of mass, these are 1, mass 1 times involved है. Dimensions of mass, this is 1, you can see this power. Dimensions of beta length, this is -3, see this power. And dimensions of टाइम आपका नहीं आ रहा, इसमें 0 है. सो ये जो बेटे पावर्स हुआ करती हैं, बेसिकली इन पावर्स को ही आप बेटे डायमेंशंस बोला करते हो. तो इसके बाद मैं बेटे डायमेंशनल फॉर्मूला एंड इक्वेशंस का कंसेप्ट भी आपको करवाऊंगा.
आप इतना जो है थोड़ा सा बेसिक एक बार इसको जरूर देखिएगा बेटा। सो कल हम आगे चलेंगे बेटा। सो विद दिस ऑल बेटा आई एंड द मीटिंग ओवर हियर बेटा। सो थैंक यू ऑल एंड थम्स अप फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल बेटा। सो वर्क हार्ड एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक यू।